नमस्कार दोस्तों, पंथ पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में आपके लिए लेकर आई हूँ श्री मोहन राकेश जी की लिखी कहानी कंबल, जो दरिद्रता और अपनत्व के बीच सामंजस्य स्थापित करती माँ बेटी के संबंध को दिखाती कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल रात ही पिछले पहर कितनी ठंड हो गई थी। आज तो दिन भर बूंदाबांदी भी होती रही। शरीर में कपकपी उठती है। गंगा देई ने अधमैले घिसे जंपर की सीवनों को छोटे से आंचल के पल्ले से ढांक लिया। सिर ढकने की चेष्टा में आंचल सरक गया। बाहों को उसने समेट लिया। फिर पुकारा, बनारसी। लकड़ियों को फूंकती हुई बनारसी उसकी आवाज़ सुनकर भी नहीं बोली। जतलाया कि उत्तर देने का अवकाश नहीं। मन में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी। कहाँ तक सिर को ढांप कर रखे, कितनी बार शलवार को एड़ियों तक खींचे। माँ दुहाई देती है ठंड लगने की और संकेत करती है लोगों की नज़रों की ओर। क्या करे जो लोग उसे देखते हैं। घर के चौके में जंपर और पेटीकोट से काम नहीं करती थी। यहाँ माँ बात बात पर पुकारती है, बनारसी। घर पीछे छूट गया। कैंप में आए 4 महीने हो चले। पिछले दिनों में माँ ने काम भी नहीं करने दिया। कई दिन नहा भी नहीं पाई। लोटा भर पानी से कुल्ला भी कर लेती, हाथ मुंह भी धो लेती। एक दिन चिढ़कर वे सिर से पैर तक नहा आई और गीले बाल बिखेर कर घूमती रही। पास कहीं कोई दिन भर सीटी बजाता रहा। माँ ने उधर बांस के साथ फटे हुए टाट का पर्दा लटका दिया। 30 घरों की परिधियाँ, जिनके बीच एक भी दीवार नहीं, फिर भी सबका एक एक अपना घर है। तामचीन के बर्तन, टीन के पीपे, चारपाइयों के पाए, नए पुराने जूते, टूटे बकस, चूल्हे, चौकियाँ, ईंटें और जाने किन किन वस्तुओं के घेरे में हर परिवार ने अपने को दूसरों से अलग कर लिया है। अपनी परिधियों का उल्लंघन किसी को सहन नहीं। जब बनारसी लापरवाही से चलती हुई किसी दूसरे परिवार की परिधि को छू लेती है, तब गंगा देई 3 बरस के राजू को स्तन दे के बहलाने की वृथा चेष्टा को भूलकर मसली सी कह उठती है, बनारसी। कल रात बहुत ठंड थी। गंगा देई राजू को अपने साथ सटाकर सो गई थी। बनारसी की ठिठुरन में ईर्ष्या की सिहरन और भरी जा रही थी। क्यों नहीं माँ राजू को बापू के पास सुलाती। बापू शीत से कांपता है, खांसता है। राजू बाप के पास सोए तो बापू को थोड़ा आराम मिले। फिर उसे अपने विचार दूषित लगने लगते। माँ राजू को साथ सुलाती है तो रात को दूध पिलाने। नहीं, दूध तो बहाना है, बूंद तो उतरती नहीं दूध की। टप 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 पानी जोर से बरसने लगा। साए साए करते हुए हवा के झोंके आए। 30 परिवारों का घर झूल गया। एक ओर से बांस निकला। लोग मिलकर उसे ठीक करने लगे। चाकू से आलू छीलती हुई बनारसी भी देखने आ गई। आंखें देख रही थी, कान सुन रहे थे। पास ही कहीं सीटी की आवाज़। लौटने लगी तो किसी के कंधे से छू गई। गंगा देई ने घूर कर देखा। इस दृष्टि को उसने महत्व नहीं दिया। घेरे में लौटकर तत्परता से आलू छीलने लगी। वर्षा तेज हो रही थी। बिजली पैनी होकर कौंधती थी। बनारसी की आंखें बरबस उस घेरे की ओर उठ जाती जिसमें कल से एक नए परिवार ने अपने लिए नई परिधियां बांध ली थीं। 2 व्यक्तियों का परिवार। युवक परसों तक छोर वाले बड़े परिवार में था। युवती उस घेरे वाली बुढ़िया के साथ थी। कल बुढ़िया युवक के माँ के पास घड़ी भर बैठी, फिर पंडित को बैठाया, 5 पैसे रखे और बेटी का वागदान कर दिया। प्रातः दोनों परिवारों की सांपत्तिक दीवारें तोड़कर नए घेरे की सृष्टि कर दी गई। नव दंपत्ति का विवाहित जीवन आरंभ हुआ। बनारसी की आंखें बार बार देखती। नवविवाहिता लड़की की आंखों में उत्सुकता नहीं, लज्जा नहीं, संकोच नहीं। युवक भी अनमना सा कभी बड़े घेरे में चला जाता है, कभी अपने घेरे में आ जाता है। एक बार पास जाकर पूछा, पानी पियोगी? पत्नी ने कहा, नहीं। कहो तो चाय ले आऊं? नहीं।
बाहर आलू की टिक्कियाँ भी हैं। नहीं। फिर उसने जेब से मूंगफली निकालकर उसके आगे कर दी। पत्नी ने एक दाना उठाकर मुंह में रख लिया। युवक बाहर आकर टहलने लगा। पुनः धीरे धीरे जाकर बॉक्स पर बैठ गया। सब मूंगफलियां निकालकर कागज पर रख दी। बोला, आज बरसात ना होती तो घूमने चलते। हाँ। तूने किला देखा है? हाँ। अब मैं किले के पास तरकारी बेचा करूँगा। लगता है रात को बड़ी ठंड पड़ेगी। युवक फिर उठा। कहा, कल तुझे घाट पर ले चलूँगा, वहाँ पर बड़े लोग सैर करने आते हैं। आलू छीलते छीलते बनारसी का हाथ कट गया। गंगा दे झुंझला उठी। हाय री, क्या करूँ मैं तुझको? उठने बैठने की तो बात ही गई, तुझे अपने शरीर तक का होश नहीं। बनारसी भी झल्लाई। और क्या करना है मुझको? गला घोंट दे मेरा, माँ जो है तू। और वह रोने लगी। रोने का सा अभिनय किया, जैसे दिखलाया कि माँ की अवहेलना कर लेना कितना आसान है, माँ को चुप करा देना कितना साधारण है। आलू धोकर वह आटे में पानी मिलाने लगी। गंगा देई अपनी खींच को समेट नहीं पाई थी। पति की ओर देखकर बोली, देखते हो ना इसके लक्षण। रामसरन ने सुन लिया। वह बाप है। कभी उसे अपने उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान था, अधिकार का पूरा दावा था। बच्चों को पीट कर बपौती का कर्तव्य उसने वर्षों तक निभाया, पर आज खांसते खांसते देह दोहरी होने लगती है। जरा सी कपकपी पसलियों में चुभन बनकर दौड़ती है। अब उसके कर्तव्य अपने तक ही सीमित हैं। गंगा देई और बनारसी से जब तक सहायता मिलती है वह आपे से बाहर नहीं होता। माँ बेटी के ऊपर पहरेदार के से स्वत्व की बागडोर उसने अनजाने में या जानबूझकर ढीली हो जाने दी है। जानता है कि ढहते घर की ईंटों पर गारे का लेप नहीं चलेगा। बड़ा बेटा रामू हत्यारे मुसलमानों की भीड़ पर पत्थर फेंकते फेंकते पुलिस की गोली द्वारा मारा गया। शव को पुलिस की लारी में शमशान तक ले जाकर वह अकेला ही जलाया। माँ बेटी ने घर में रो लिया। संसारिकता पूरी हो गई। तब से आज तक वह सब कुछ देख लेता है, सुधारता कुछ नहीं। सोचता है यूं ही सही, इतना ही सही। गंगा देई ने उससे कहा, देखते हो ना इसके लक्षण। रामसरन ने आंख भरकर देखा बनारसी के आटे में सने हुए हाथों को, हाथों में भरी हुई उंगलियों को और उन उंगलियों के लाल लाल नाखूनों को। फिर देखा उसके गुथे हुए शरीर के हिलते हुए अवयवों को। गंगा देई के खाली झोले से ढीले अंगों तक आकर उसकी दृष्टि ने फिसल जाने की चेष्टा भी की, पर फिसल नहीं सकी। धीरे से उसने इतना ही कहा, अरे क्यों कोसती है उसे, दिन भर तेरा ही तो काम करती है, बच्ची है अभी। रामसरन को अपनी बात पर स्वयं ही विश्वास नहीं आया। लगा उसने झूठ बोला है। बनारसी बच्ची नहीं है, वह तो उन दोनों से भी बड़ी है। गंगा देई आहत सी बोली, बच्चियां इस तरह सामने से बोला करती हैं, क्या और घरों में नहीं है बेटियां? वाक्य में अर्थ नहीं था। रामसरन ने जाना गंगा देई का अतीत वर्तमान के आगे आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। उसने बीत जाने दिया। कुछ इस तरह भी सही, आखिर तो हारना ही होगा। शरीर की शिथिलता आज बढ़ती मालूम हुई। रामसरन ने कोहनियों का सहारा लिया, फिर सीधा होकर लेट गया। दिन ढल चुका था। बादलों के नीचे सहमा हुआ आलोक भी अब अंधेरे में घुलता जा रहा था। कैंप का भावहीन जीवन धीरे धीरे ऊँघने लगा था। अधिकतर लोग मौन थे। बात चलाने के लिए विषय चाहिए, कौतूहल चाहिए, विचार चाहिए। यहाँ तो जी लेना ही एक विषय है, उसी में कौतूहल है और कौतूहल में ही विचारों का लोप। पीछे और आगे दोनों ओर काला शून्य है। सब ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मध्यम सी लालटेन कैंप के अंधेरे को धुंधला मात्र कर पाती है। मैले उजाले में ठुकराया हुआ मानवीय जीवन रेंगता है और रेंगते हुए छिलता जाता है। गंगा देई के एक ओर रामसरन निश्चल पड़ गया था।
दूसरी ओर बनारसी शलवार कमीज के आवरण में सिमटने की चेष्टा करने लगी। आग के पास वह शीत की बात भूली जा रही थी। अब कैंप के बाहर बनते मिटते बुलबुलों को देखकर अनायास ही शीत की सिहरन महसूस हुई। घर की बात याद आई। अंगीठी के पास बैठकर जाली बुनना, रजाई में सिमटकर बातें करना। परंतु अब यह नग्न निशा के कंपन। आकाश का गीलापन बोल रहा था, कोई सीटी बजा रहा था। एक उत्सुक लय जिसमें संगीत से अधिक शब्द था, फिर भी शब्द में सरसता लगती थी, मीठी मीठी सजीवता, जैसे दूर आम के बाग में आधी रात को रखवाले की आवाज़। बनारसी उस शब्द में खो सी गई। रामसरन खांस उठा। हिलोरित जल में कंकड़ आ पड़े। इसी तरह रात गहरी सी हो चली। कोई करवट लेता था, कोई खांस उठता था, कोई सोता सोता बोल रहा था, मार दूंगा, जान ले लूँगा, खून पी लूँगा, कौन है तू, आ सामने आ, गोली मार, पंडित जी, पंडित जी। बनारसी को नींद नहीं आई। वह सिहरती सिहरती कुछ सोच रही थी, कुछ अनुभव कर रही थी। लोग कैसे सो जाते हैं? राजू माँ के साथ सट गया है, उधर उस घेरे में युवक के साथ युवती। इनका कल ब्याह हुआ है। ओह, कितनी ठंड है। बापू कैसे सुकड़ रहा है। नींद तो आई नहीं होगी। कितनी खांसी हो गई है। पानी निरंतर बरस रहा है, क्या वर्षा रुकेगी नहीं? हल्की सी भनभनाहट सुनी। उसकी आंखें घूम गईं। देखा एक गट्ठर में कंबल। कोई व्यक्ति संकेत कर रहा था, दूसरा उसकी बात समझ रहा था। फिर दोनों चार चल कंबल उठाकर उधर की ओर आए। पहले वह उस नए घेरे में गए। युवक सो रहा था। युवती ने करवट ली। एक कंबल फेंक दिया गया। फिर वह साथ के घेरे में गए। एक कंबल वहां दिया। अब वह उसके घेरे में आएंगे। बनारसी ने आंखें मूंद ली। जतलाना चाहा कि सो रही है, पर निद्रता की भांति बिखर नहीं सकी। पैरों की आहट का ठीक अनुभव हुआ। पास आकर शायद कोई झुका भी, शायद किसी ने छुआ भी। रामसरन जोर से खांसा, तीखी विदारक खांसी। बनारसी कपकपाई, तभी उष्णता की सुखद सिहरन फैल गई। शरीर कंबल से ढक गया। शीत के रोमांच बैठने लगे। निद्रता के अनुभव में किसी के स्पर्श की भी उपेक्षा कर दी। इच्छा तो हुई कि आँख खोलकर देखे, पर रोओं की संभावित जड़ता। नहीं नहीं, बाहर हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा। वर्षा का शब्द दूर होता चला गया। बापू पुनः खांसने लगा। वह स्वर भी अब उतना तीखा नहीं लग रहा। कंबल के अंदर कितनी नीरवता है। कल्पना करती है कि बापू पर भी एक कंबल अवश्य डाला गया होगा, पर सत्य के नेत्रों से देखने की अपेक्षा अंधियारी ओट में छिपे रहना ही अधिक भला जान पड़ा। पर यदि बापू पर कंबल नहीं हुआ तो? खैर, अभी तो पूरी रात शेष है। आधी रात को ठंड अधिक पड़ेगी, तब देखेगी। नहीं हुआ तो अपना कंबल बापू पर डाल देगी। और माँ के पास राजू है, सोई है तो सोई रहेगी। कल्पित चित्र आंखों में उभरने लगे। सतरंगे बादलों जैसे आकार कंबल में सिमट आए। वह उन्हें अपने में भरने लगी। कितने प्रिय, कितने रोचक, कितने आकर्षक। कल्पना उसे अस्त व्यस्त मानव समूह से परे ले गई, उस संसार में जहाँ किसी अन्य का समावेश नहीं। उसने अपने लिए चरित्र ढूंढ लिए। उन चरित्रों को ठोस और वास्तविक बनाने के विचार केंद्रित हो गए। लगा शरीर के अंदर से भी उष्णता निकलती है। आलू छीलने, आटा गूंदने का जीवन कहीं नीचे है, वह ऊपर उठ रही है। देह और मन में विद्रोह नहीं, कामना उद्वेग को भूल रही है। बापू अब खांसना बंद क्यों नहीं करता? खांसी कितनी भद्दी है। शब्द कानों को छूता है, चुभती हुई रस्सी की तरह, जो मचान से धरातल पर लाकर गिराना चाहती हो। वह एक मूर्त शब्द का निर्माण कर रहा है। अस्पष्ट सी मीठी आवाज़ कानों के बहुत पास आकर बोलती है और कोहरे में विलीन हो जाती है।
रोम रोम में प्रतिध्वनियाँ होती हैं, एक एक कंपन में वही स्वर बोलता है। वह विचारों में भरती गई और यूं ही बहुत कुछ पाकर सो गई। भरी हुई सरिता को बहते देखा, स्वप्निल विश्व में फैला हुआ उन्मादी जल, जिसके उन्माद को पा लेने के लिए वह विकपथा होकर उस पर फिसल गई। सहसा रोमांच नुकीले हो गए, वह जाग गई। आधा कंबल शरीर से खिंच गया था। निस्तब्ध निशा में वर्षा का तीव्र गुंजन फैल रहा था। बनारसी ने कंबल को समेटने की चेष्टा की, झटके से कंबल थोड़ा और हट गया। गंगा देई का स्वर नींद में भी कर्कश था। डायन को अपने शरीर से मोह है। बच्चा पास पड़ा ठिठुर रहा है, उसे ढकाने की चिंता नहीं। थोड़ा और छोड़ कंबल, बच्चे को भी 2 घड़ी सो लेने दे। बनारसी ने आवेग में पूरा कंबल फेंक दिया। कहा, ले ले कंबल, अपने ऊपर भी ले ले, मुझे ठंड लगकर मौत नहीं आएगी। शीत चुभा शरीर के रोम रोम में धंस गया। अपनी पूंजी लुटा देने के लिए पश्चाताप हुआ। क्यों दे दिया कंबल? वह केवल उसी के लिए नहीं था। अब क्या, अब तो दे ही दिया। गंगा देई ने भी उस पर फिर कंबल नहीं डाला। कंबल लेकर इतना ही कहा, सारी रात पड़ी रही कंबल में, अब लगी है एहसान दिखाने। मौत नहीं आती तो पहले ही ढक देती बच्चे को, कुलच्छनी कहीं की। कंबल फैल गया, नन्हे राजू का शरीर उसमें ढक गया, साथ ही गंगा देई का शरीर भी। गंगा देई ने स्वस्थ होना चाहा कि उसने मातृत्व निभाया है, पर ऐसे निर्वहन से मातृत्व छिल गया। ये छिलन कहाँ है? यहाँ कि वह माँ से पहले पत्नी है। पति स्वस्थ नहीं, सर्दी में ठिठुर रहा है। दूसरी छिलन और भी है, मातृत्व का अफनता हुआ व्यंग जो बोल पड़ता है। बनारसी की हर करवट बोलती है, उसे ताना देती है। गंगा देई से कहे बिना नहीं रहा गया। अरे सर्दी लगती है तो एक कोना ऊपर ले ले, और फिर एक कोना फैला दिया। बनारसी परे हट गई, बोली नहीं। गंगा देई झुंझलाई, फिर राजू को साथ सटाकर कंबल में लिपट गई। क्या करे इस परिवार को? वह क्यों अब तक अपनों के बीच ही पिस रही है? पैसा पैसा जोड़कर घर बनाया, वह अब नहीं रहा। शरीर को मिट्टी कर बेटे को बड़ा किया, वह भी चला गया। क्या रह गया उसके लिए सिवाय इस नन्हे राजू के? अपने आराम की उसे चिंता ही कब है? बनारसी की ज़ुबान कितनी खुल गई है, बात बात पर सामने से बोलती है। आज उसका रामू अगर जीवित होता। राजू को उसने गाढ़ा लिंगन में ले लिया। नन्हे बेटे पर कैसे हवा लगने दे? कुड़ती रहे बनारसी, जरा भी मोह नहीं है भाई से। पति अब नहीं खांसता, शायद उसे नींद आ गई। उसके लिए कहीं से एक कंबल और मिल जाता। अभी आधा कंबल डाल दे, पर नींद उचट गई तो? कच्ची नींद में विघन डालना ठीक नहीं। अभी तो सोया है, तड़के तड़के तंबाकू मांगा करता है, तभी उस पर कंबल डाल देगी। बोझिल आंखें अब खुल नहीं रही थी, धीरे धीरे झपकी गहरी हो गई। तभी सीटी की आवाज़ सुनी। कौन सीटी बजाता है? क्यों बजाता है? फिर वही सीटी, स्पष्ट और तीखी। इन शब्दों में क्यों इतनी शक्ति है? परिवार की कमज़ोर परिधियां हिल जाती हैं। बनारसी कहाँ है? बनारसी घेरे की सीमा में तो नहीं? उठकर चली गई? क्यों चली गई? कहाँ चली गई? अंधकार में अकेली? नहीं। गंगा देई कुनमुनाई, एक हाथ कंबल से निकालकर टटोलने लगी। बनारसी का शरीर नहीं छुआ, हाथ और बढ़ाया, स्पर्श नहीं हुआ। निंदियानी चेतना घबराई, आंखें खोलकर कंबल से बाहर देखा। लालटेन की रोशनी और भी मध्यम हो गई थी। बनारसी अपने आप में सिमटी सिकुड़ी सो रही थी। परिवार की परिधियां निश्चल थीं। राजू छींकने लगा। आशंकित होकर गंगा देई ने कंबल ओढ़ लिया। अभी तड़का होने वाला है, पति को बहुत ठंड लग रही होगी। खांसना चाहे बंद है, पर फिर भी। राजू पुनः छींकने लगा, उसे लिपटाए रही। कंबल बिखेरना संभव नहीं हुआ। प्रत्यूष के साथ ओले पड़े। गंगा देई सोती सोती बड़बड़ाई, चुड़ैल,
मन में जरा मुँह नहीं, पास में बच्चा पड़ा है, उस पर भी एक कोना डाल दूँ, मौत नहीं आती तो पहले ही क्यों नहीं। नींद फिर उचट गई। कंबल उठाकर उसने फिर देखा। अब के सचमुच बनारसी घेरे में नहीं थी। पुतलियां फैलाकर देखने लगी। इस ओर देखा, फिर उस ओर। बनारसी दिखाई नहीं दी। सिर और ऊंचा करके देखा। कैंप के कोने के पास वह उछलते हुए ओले उठा रही थी। निंद्रित स्वर में गंगा देवी ने पुकारा, बनारसी। बनारसी ने सुनकर भी नहीं सुना, देखकर भी नहीं देखा। अवज्ञापूर्वक बाहर बरसात में चली गई। राजू फिर छींकने लगा। गंगा देवी ने कंबल फिर ओढ़ लिया। बाहर निकालकर रामचरण को हिलाया। बोली, जागते हो? रामचरण जागता नहीं था। उसकी टांगें अकड़कर फैली हुई थी। शरीर पर सूजन उतर आई थी। मुंह अध खुला था, नेत्र भी अध खुले। वह मर चुका था। गंगा देवी ने निर्जीव शरीर को पुनः जगाना चाहा। हिलाकर कहा, मैंने कहा बनारसी को देखते हो? वह बाहर अकेली चली गई बरसात में। मैं कहती हूँ उठकर आप ही उसे बुला लाओ। मेरी बात सुनते हो? दूसरी रात भी आई। माँ बेटी एक ही कंबल में लिपटकर रो रही थी। स्वर की तीव्रता कम होती गई, पर और रोना अभी दूसरे दिनों के लिए शेष था। इतनी ही थी ये कहानी कंबल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक किए बगैर जाइएगा नहीं और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही किसी खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्कार।